हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था उसको थोड़ा और डेप्थ से पकड़ते हैं, थोड़ा और डिटेलिंग से पकड़ते हैं। और वो डिटेलिंग क्या थी? शेप्स ऑफ ऑर्बिटल एंड प्रोबेबिलिटी कर्व्स। आपको इस तरह से करा दिया गया था कि आप मेरा टेस्ट या स्कूल का टेस्ट देने लायक रहे। आपको एक लाइन खिंची मिले, भाई इससे पहले का स्कूल एग्जाम के लिए और इसके बाद का सिर्फ कंपटीशन के लिए। तो आज वो इरादा है। प्रोबेबिलिटी कर्व्स मैक्सिमम सारे रिपीट कर रही हूँ, दोबारा दिखा रही हूँ ताकि याददाश्त हो जाए, इसलिए स्लाइड्स का नंबर मत गिनना, मैक्सिमम तो पुरानी स्लाइड्स है। फिर से आपको बता दूं, हमने 3 तरह के कर्व्स डिस्कस करने हैं, 2 कर चुके थे, एक जाई वर्सेस आर और एक जाई स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है, फिर से दोबारा दिखाऊं, जाई वर्सेस आर 1s का ये था, 2s का ये था और 2p का ये था, और ये रहे नोड्स। ये नोड्स कौन से वाले होते थे बच्चों? रेडियल नोड्स। ठीक है, रेडियल नोड्स थे, उस हिसाब से इनकी शेप ये थी। अभी कुछ बनाना मत, ये लास्ट क्लास का रिपीट कर रही हूं मैं, ताकि मेरे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आप लोग अच्छे मार्क्स मैनेज कर सके, टॉपिक्स रिवाइज हो जाए। नाउ रेडियल नोड्स के हिसाब से आप बच्चे 1s 2s, वो 2p तो नहीं था, 3s है। देखो यही चाहिए। तुम अगर ये बता सकते हो कि यहां कुछ गलत लिखा है तो मतलब ठीक ही जा रही है मेरी क्लास। यू ऑल नो दैट। ये तो हमने कर रखा था। देखो यहां मैंने ठीक लिखा है, यहां गलत लिखा हुआ था, तो यू पीपल कैन नाउ चेक ऑल्सो। तो फिर तो आई गया। ओके, नाउ 2p ये था एवरीवन, px py pz मैंने बनाया भी नहीं। 2p में एक भी नोड नहीं होता, 3p से नोड शुरू होता, और ये कौन से नोड है बालको? रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या था? n माइनस l माइनस 1। परफेक्ट। अब इससे आगे मैं चलती हूं। ये क्वांटम मैकेनिकल की तो क्या इक्वेशन दिखानी, s ऑर्बिटल के लिए ये चीज फिर से बार बार दिखा रही हूं, याद हो जाए s की स्टार्टिंग कहां से होती है। तो ये तो अभी पिछली स्लाइड्स का ही रिपीटिशन हो गया। ये आपसे पहचान करवाई थी लास्ट क्लास में कि कौन सा ऑर्बिटल है। आप लोगों ने तड़ाक से 4s बोला था, और मैंने कहा था अब अगली क्लास में आप ये नहीं कह सकते कि हमें प्रोबेबिलिटी कर्व्स आए नहीं। क्यों s है? क्योंकि कहां से शुरू हो रहा है। क्यों ये 4s था? क्योंकि कितने नोड्स थे? 3। n माइनस l माइनस 1 का मतलब था 4s शेल या 4s ऑर्बिटल, क्योंकि उस शेल के सब शेल भी वही होता, सब शेल भी वही है और उसका ऑर्बिटल भी अकेला है। अंडरस्टूड एवरीवन? ये तो हमने कर ही रखा था। अब सिमिलरली 2p कराया था मैंने आपको। 2p के साथ साथ अगेन इसमें एक भी नोड नहीं है, साथ ही साथ मैंने लास्ट क्लास में 3p भी दिखा के भेजा था आपको। 2p और 3p की निशानी क्या है? दे स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट? कर्व्स में डिफरेंशिएट करने के लिए 2p, ये 3p, अब 2p की 3 है, 3p के भी 3px 3py 3pz, और किसी ने मेरे से ये भी बनवाया था क्लास में नोट, तो मैंने आज दोबारा भी बना के दिखा दिया आपको। यहां तक तो डन था सब कुछ, इसके बाद थोड़ा फास्ट हो गई थी क्लास में चीजें, यहां तक बहुत टेस्टफुली हुआ था और आपको याद है। अब इसके बाद अगर मैं चलूं जाई स्क्वायर को मैंने क्या नाम दिया था? आई नीड दैट नेम। सॉरी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, करेक्ट। जाई क्या था? इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था 1s 2s 3s के लिए। क्योंकि स्क्वायर हो गया था तो वो नीचे वाली चीज भी ऊपर आ गई, और ये आपके तीनों ग्राफ्स यू कैन फाइंड आउट नोड्स। रेडियल नोड्स कितने, ग्राफ की स्टार्टिंग कहां से, ये मेरी लास्ट क्लास थी। 2p और 3p चेक, ये भी करा के भेजा है आपको। 2p में अगेन स्टार्टिंग दिस, नो रेडियल नोड। क्या 2p का जाई स्क्वायर आर, अब मेरा क्वेश्चन, और जाई आर दोनों ग्राफ सेम है? आपने एनसीईआरटी के अलावा करना है ये, तो मैं अगली क्लास में टेस्ट भी लूंगी आप दोनों बच्चों से जो इंटेलेक्ट के लिए बैठे हैं। ऐसे नहीं, कोई प्रसाद नहीं बट रहा। आप लोग अगली क्लास में जेई का ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी देंगे दोनों बच्चे, ठीक है? अगर ये क्लास कोई लगा रहा है तो वो टेस्ट भी देगा, अदरवाइज क्लास का रिस्पेक्ट नहीं होता उसमें। डन? तो अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज अपनी टेस्ट कॉपी को वहां जाके डिस्कस करिए। पूरी क्लास में वही डिस्कशन चल रहा है। एनीबडी हु इज सिटिंग हियर हैज टू गिव माय टेस्ट इन नेक्स्ट क्लास, उससे कोई एस्केप नहीं होगा आपका। यहां बैठने का मतलब आप रियली इंटेलेक्ट डेवलप करना चाह रही है तो वो टेस्ट भी होगा, या आप अपने दोस्तों के चक्कर में यहां बैठ रहे हैं, नॉट अलाउड। ठीक है, चलिए। सो 2p आ गया आपके पास। मेरा क्वेश्चन क्या था? जाई स्क्वायर और आर, जाई और आर डिट्टो सेम ग्राफ होते हैं 2p के, हाँ या ना? या मेमोरी में रहेगा। चलिए 3p, 3p में आपके पास क्या आ गया?
एक नोड जो विजिबल है। नोड अगेन कौन सा बच्चों? रेडियल नोड। अब यहां से नया काम शुरू जो नहीं पढ़ाया था आपको, यहां से आपको नोट करना शुरू, जो कि आपको दिखाया ही नहीं मैंने लास्ट क्लास में। कुछ चीजें फिर रिपीट आएंगी, नोड्स, रेडियल नोड्स, उसके नंबर एंड ऑल, वो भी कराएंगे आपको। तो यहां से थोड़ी स्लो स्पीड और एक एक चीज हम नोट डाउन करेंगे। रेडियल प्रोबेबिलिटी, पिछला क्या था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब क्या है टर्म? रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के आगे एक वर्ड लगा दिया, रेडियल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी? अब इसको पकड़ते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये एक मैथमेटिकल थिंग है, जब तक आप नोट कर रहे हैं मैं डिक्टेट कर रही हूं, फिर मैं इसका एक्चुअल मतलब बताऊंगी। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का स्क्वायर क्या था? वेव फंक्शन का स्क्वायर तो जाई स्क्वायर था। धीरे धीरे यहीं से जाई स्क्वायर को आसान करने के लिए हम कैपिटल आर स्क्वायर करना शुरू कर देंगे। किताबों में, क्वेश्चंस में, टेस्ट में कहीं भी जाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर देखे तो एक्सेप्टेड, ठीक है? तो जाई स्क्वायर की जगह क्या आया? आर स्क्वायर। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एस ऑर्बिटल के बारे में सोचूं तो स्फेरिकल शेप थी, तो मेरे को क्या मिला? मेरे को मिला रेडियल प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल डेफिनेशन मिली अभी। से क्या है मतलब अदरवाइज क्या है? ये तो आपने फॉर्मूला दे दिया, तो अदरवाइज क्या है? तो सोचो एक स्फेरिकल बॉडी दिमाग में इमेजिन करो, एक स्फेरिकल बॉडी, बीच में उसके क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस और न्यूक्लियस से इतना डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में गैप क्या है? एक छोटी सी ट्यूब आ गई है। आप समझ लीजिए एक ट्यूब है। जब 3D की बात करती हूं तो ट्यूब बोलना मजबूरी है, मैं यूं तो नहीं बोल सकती। एक सर्कल है, सर्कल हो गया 2D। अब जब 3D चल रहा है तो बेल्ट पूरी बोल देंगे या पूरी ट्यूब बोल देंगे। इट इज नॉट नोट बच्चों। श्रोडिंगर की इक्वेशन के जाई स्क्वायर को जब मैं इसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे क्या मिलता है? न्यूक्लियस से आर दूरी पर एक dr रेडियस, dr डायमीटर वाली ट्यूब के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर प्रोबेबिलिटी ढूंढी गई होगी। अब तक मैं क्या बोल रही थी? एक पॉइंट पे एग्रीड, एक पॉइंट पे। अब जब 3 डायमेंशन आ गया, श्रोडिंगर ने जाई स्क्वायर दे दिया, तो श्रोडिंगर की कैलकुलेशन क्या है? अगर तुम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे सरफेस एरिया से, तो सरफेस एरिया को रेडियस से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ही तो आएगा। मतलब वो पूरा का पूरा तीसरी डायमेंशन ऐड हो गई। यानी न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसी ट्यूब चुनी, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, थोड़ा और पास ट्यूब चुनी, थोड़ा और पास करते 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 शुरू से शुरू और एंड तक जब हम गए, उस ट्यूब के अंदर प्रोबेबिलिटी बताने के बाद पता चला कहाँ 95% से कम थी। तो एक्चुअल तो मुझे शेप यहां से मिली। एनीवेज, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी का मतलब एक्चुअली कोई मेरे से पूछे क्या है, तो ये तो ट्यूब वाली बात तो एक इमेजिनेशन से हमने बताने की कोशिश करी। इसका मतलब है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विद इन अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r प्लस dr। अब इसका ओवरऑल रेडियस कितना हो जाएगा? इस शेल का r, इस शेल का, वैसे कहूं न्यूक्लियस से दूरी कहूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए असर्शन रीजन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r प्लस dr एंड r, भाई r प्लस dr इज दिस, r इज दिस। इसके और इसके बीच में जो शेल था, उस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी जो मुझे मिलती है वो कहलाती है रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो जाई और जाई स्क्वायर के कर्व्स तो एनसीईआरटी भी करा रही है, एनसीईआरटी में इसका भी एक कर्व दे रखा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन यहां से स्टार्ट ही इधर से होगा कि जिसको जाई आता है, जाई स्क्वायर आता है, उसको अपने आप ही आता है। तो क्वेश्चन यही पूछ लो, अपने आप जाई और जाई स्क्वायर घुस गया उसके अंदर। आज की क्लास में मुझे फोकस और प्रिपरेशन दोनों चाहिए। आपको आज की क्लास में वो क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो डिस्कशन दे रही हूँ जो एक्स्ट्रा एज कहलाने के लिए जेन्युइन है। कल को जब आप इस चैप्टर की रिवीजन शुरू करेंगे, सबसे पहले एक्स्ट्रा एज पढ़ेंगे। सेट योर स्टैंडर्ड देयर। एक्स्ट्रा एज जिसने कर लिया उसके पीछे बहुत आसान रास्ता होगा, ठीक है? चलिए, सो अब रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, क्योंकि आपने देखा जाई स्क्वायर को मैंने क्या नाम दिया था? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यही नाम देके आई। तो जाई स्क्वायर या आर स्क्वायर एक्सेप्टेड मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। यानी अब हम ग्राफ
बनाएंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी, मतलब एक एक्सिस पे क्या होगा, जाई स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी नोटेड. एनसीईआरटी में एक पिंक बॉक्स, नहीं पिंक बॉक्स भी नहीं, एस्ट्रिक लगा रखा है एक टर्म के नीचे, और बुक के नीचे एक बहुत बड़ा जो होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं एक स्टार सा लगा के, तो इस पर डबल स्टार लगा के एक इंफॉर्मेशन दी है, ये उसका हिंदी कर रही हूं मैं इन इजी लैंग्वेज. रेडियल प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी वर्ड को भूल जाओ, पहले देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी. रेडियल प्रोबेबिलिटी इज दिस कंप्लीट, जो यहां लिखा था, क्या लिखा था, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर या जाई स्क्वायर बोल दो 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, एक सेकेंड. रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर इज रेडियल प्रोबेबिलिटी. हाँ या ना? ठीक है, हाँ जी, आपका डाउट बोलो बोलो बोलो. क्या चीज? अच्छा, वो अभी मैं पूरा ही नहीं कर पाई थी, बिल्कुल अभी दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ. आपका भी हाथ उठ रहा था. जो आपने डायग्राम में की, जिसको आप कह रहे हो, दैट इज द रेडियल नोड. नो, मैंने स्पेशली कहा नोड नहीं है ये. वनेस सोचो इसको, नोड अलग चीज है, इसको वनेस सोच के सोचना. दिस इज नॉट नोड. आई नो मैंने नोड के लिए बेल्ट शब्द इस्तेमाल किया था. अब 3D में एक जोन मेरे को स्पेसिफाई करना है, तो मेरे पास ट्यूब और बेल्ट के अलावा वर्ड कुछ नहीं है. तो टू कीप थिंग डिफरेंट मैंने आज ट्यूब इस्तेमाल किया, क्योंकि तब मैंने बेल्ट इस्तेमाल किया था. बट पेपर बनाने वाले ये कंफर्ट नहीं देंगे, वो चाहे बेल्ट बोले, चाहे ट्यूब बोले, चाहे स्फेरिकल शेल. बुक्स में एनओएसटी में क्या लैंग्वेज मिलेगी, स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r प्लस डी आर एंड r, बिटवीन r प्लस डी आर एंड r. अगर मेरे हाथ देख पा रहे हो, r प्लस डी आर और r के बीच में जो स्फेरिकल शेल आया, जिसको मैं ट्यूब बोल रही हूं, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी बताता है मेरे को रेडियल प्रोबेबिलिटी. अब मैं दोबारा बताने की कोशिश कर रही हूं कि रेडियल प्रोबेबिलिटी मेरे को बताता है, न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस चूज किया मैंने r, अपनी मर्जी का, और दूसरा डी आर, बहुत छोटी सी ट्यूब चाहिए क्योंकि मेरे को इसको इंटीग्रेट करके बड़े में बनाना है. तो बहुत छोटी सी ट्यूब ढूंढी मैंने, जिसकी स्टार्टिंग थी आर पे और जिसकी एंडिंग थी आर प्लस डी आर पे. तो ये जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है बताता है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट आर द चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस शेल, स्फेरिकल शेल हैविंग radius r plus dr and r, in between r plus dr and r. तो वो यही जोन तो हुआ, सॉरी वो यही जोन तो हुआ. क्लियर प्रभा? अब आ जाता है रेडियल प्रोबेबिलिटी के कर्व्स. क्या लिखना है यहां पे, बस 4 पाई आर स्क्वायर जाई स्क्वायर या कैपिटल आर स्क्वायर. अब ये देखिए, ये बहुत बड़ी खास चीज होगी. अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये किसका दिया है मैंने, 1s का. बोहर को मैंने क्यों डिस्कार्ड किया था, आप एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं बता सकते, आप हाइजेनबर्ग कह गया, गलती होगी थोड़ी सी. और बोहर ने हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का क्या बताया था, अब तो तुमको पूरा टेस्ट दे चुके, 0.529 एंगस्ट्रॉम. जब शॉर्डिंगर का कर्व आया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां आई, आप सोच के देखो. बोहर ने 2D में वो काम किया जो शॉर्डिंगर ने 3D में किया. बोथ मैचेस बनता है ना बोहर पढ़ना. इतने साल बाद शॉर्डिंगर बता रहे हैं, हाँ बोहर का हाइड्रोजन का एटम तो सही था भाई, अगले ने दिया ही हाइड्रोजन के लिए था. अब प्रॉब्लम ये हो गई बोहर के मॉडल में, ही वॉज राइट फॉर हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोजन लाइक ओनली, बट बाकी पीरियोडिक टेबल के लिए मॉडल चाहिए था, इसलिए शॉर्डिंगर. तो आज के बाद अपने आप से ये मत कहना फालतू में बोहर पढ़ना पड़ रहा है, जबकि ये डिस्कार्ड हुआ. बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं हुआ. लेट्स सी, शॉर्डिंगर और बोहर की पहली इंफॉर्मेशन, रेदर बोहर ने तो हाइड्रोजन के 1s पे ही बात खत्म कर दी ना. एग्जैक्ट मेरे को यहां मिला, नॉट एग्जैक्ट बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फाउंड टू बी मैक्सिमम ऑन दैट वैल्यू विच इज एक्चुअली ए नॉट. और ए नॉट क्या था, बोहर के पहले ऑर्बिट का रेडियस. अब ये हो गया पहले ऑर्बिटल का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट. तो बोथ आर इन अकॉर्डेंस. तो रिस्पेक्ट बढ़ती है यहां आके बोहर के लिए, बहुत रिस्पेक्ट बढ़ती है कि इन्होंने इनिशिएट किया इस चीज को, मैच हो रहा है. चलिए जी, अब
2s जेई वाले बच्चों के लिए इसकी डेप्थ जरूरी है, नीट वाले बच्चों को इसकी शक्ल पूरी याद होनी चाहिए, कैसा होता है ग्राफ। नीट में सिवाय ग्राफ की शक्ल के और कुछ नहीं पूछेंगे, ये किसका ग्राफ है, और जेई में इसके बेसिस पे कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं। अब देखिए आप, ये किसके लिए 2s 2p का ही नोड आता है ना, ये नोड है, नोड का डिस्टेंस अगर कोई टफ क्वेश्चन मिलता है मेरे को ये मिलता है। ये उस दिन इतने इत्मीनान में नहीं थी ना मैं ना आप, सिलेबस खत्म करना था, नहीं बता सकती थी, इसलिए स्लाइड्स ही नहीं ली थी उस दिन। नोड अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर पहला नोड कहां आया, ऑब्वियसली 2s, अभी स्फेरिकल वालों की बात हो रही है, पहला नोड कहां आया 2a0, जस्ट डबल ऑफ बोहर्स रेडियस। कुछ तो था बोहर्स की रेडियस की कैलकुलेशन में जो मॉडर्न मॉडल में भी कोइंसाइड कर रहा है। तो 2s में आप देख रहे हो दूसरी पीक बड़ी होती है, पहली पीक छोटी होती है, प्लीज ध्यान उस पे दीजिए। ऐसे ही 3s में तीसरी पीक सबसे बड़ी, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट 3s आफ्टर 2 नोड्स, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आई, ये आपने देखना है, और ये आपके आ गए रेडियल नोड्स। ऑल ग्राफ्स फॉर 2p एग्रीड, बड़ा इंटरेस्टिंग है, चेक कर लो, तीनों सेम शक्ल सूरत में। तो क्यों सेम है, योर फिजिक्स विल टेल यू, वहां पे आपके ग्राफिकल एप्टीट्यूड इस तरह से बनेंगे, दे विल टेल यू क्यों सेम है। मेरा काम है सेम है, दिख रहा है कुछ कुछ थोड़ा सा फर्क मिल सकता है, बट मोर और लेस सिमिलर है, सेम नहीं बोलना ठीक रहता, सिमिलर है। ये मैं बनवा चुकी हूँ, ये सिर्फ आपकी क्लास में रिवीजन के लिए है, हर चीज़ को नोट नहीं करते होते, कुछ चीज़ों को दिमाग पे भी छोड़ते। अच्छा किया है आप लोगों ने टेस्ट में, तो अपने दिमाग पे ट्रस्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। अब आ जाते हैं एन अवस्थी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, इसके ऊपर, ठीक है। ये शायद एन अवस्थी में 172, 174 या 175 कुछ ऐसा नंबर मिलेगा, अराउंड 180। नई पुरानी एन अवस्थी में नंबरिंग अलग होती है, आपको एन अवस्थी नहीं खोलनी अभी, सब कुछ मैं यहां आपसे दिमाग से करवाना चाहूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका क्या है वो इसको समझिए। आपके पास ये एक कर्व दे रखा है, अभी मैं सॉल्व करना सिखा रही हूं आपको, राइट। आई एम नॉट आस्किंग यू एनी क्वेश्चन, मैं आपको इसकी अप्रोच बता रही हूं। सो सुनिएगा इसको, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, मैं आपसे पूछ नहीं रही। आपको एक ऐसे कुछ दे दिया गया प्रैक्टिस क्वेश्चन और सीधे कह दिया गया आइडेंटिफाई ऑर्बिटल। पहली अप्रोच मेरी ये नहीं होनी चाहिए, मेरे को दिखाना है मैंने श्रोडिंगर सारा पढ़ लिया है, मुझे आता है। अगर श्रोडिंगर मैंने सारा डेप्थ में पढ़ लिया 2, 4, 5 घंटे लगा के, तो यू विल बी इन फ्यूचर गुड केमिस्ट्री फैकल्टी इफ यू हैव द गोल, डू इट। अभी गोल क्या है, आधे मिनट में क्वेश्चन को सही करना, क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स या बायोलॉजी के लिए मेरे को टाइम निकालना मजबूरी है। गोल यही होना चाहिए। हाँ, आपने केमिस्ट्री फैकल्टी बनना है या केमिस्ट्री में मास्टर्स करना है, डॉक्टरेट करना है, पोस्ट डॉक्टरेट करना है और श्रोडिंगर के घर को देखना है, देन इट्स ओके, तब आपके लिए बनता है इसके डेप्थ में जाना। डिपेंड्स ऑन योर गोल, दैट इज स्ट्रीट स्मार्ट। करना क्या है वो सोचिए। तो जैसे ही मेरे को यहाँ पीक दिख रही है तो मैं क्या करूँगी, पहचान लूँगी ये पक्का ऐसे। रेडियल नोड्स गिने, दे दोगे ऑर्बिटल्स, तो रेडियल नोड कितने, 2, तो कौन सा होना चाहिए। मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन करी उसके लिए जिसका ये पार्ट मिसिंग हो। आपको नहीं करनी, आपको बिल्कुल नहीं करनी। आपको तड़ाक से ग्राफ देखते ही एस है, 2 नोड्स हैं मैम, 3s। दिस इज टाइम वेस्टेज विच इज मस्ट टू डू इन क्लास, ताकि आपके पास रिटेन हो जाए। कोई 1-2 बच्चे छूट रहे हो तो वो यहां से चीजों को पिक कर ले, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखने में बहुत खतरनाक, पता नहीं क्या इक्वेशन आ गई, केमिस्ट्री वाले तो उसको देख के डर जाए, ये क्या आ गया, मैम ने तो ऐसा कुछ कराया ही नहीं। ऐसी कोई भी खतरनाक इक्वेशन आए, अगर इस तरफ जाई है तो हमने किया है, कॉन्फिडेंस रखना, घबराना नहीं। मान लो ऐसी, और ऐसे 3-4 क्वेश्चंस हैं। मोक्ष, थोड़ी देर मुंह पे उंगली रखना क्या होता है दिखाओ सबको। तुम्हारे एक्सक्लेमेशन नीचे, मेरा फोकस बहुत लूज हो रहा है, और टुडेज क्वेश्चन आर ऑफ एडवांस लेवल। आई डोंट नीड एनी फोकस मिसिंग। मुंह पे उंगली, शो मी हाउ यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, इट इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये आपको ऐसा कुछ, इधर कुछ भी दिया हो, 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे यूनिवर्सिटी के, सारी नहीं करा रही, स्पून फीड हो जाएगा नहीं तो। ऐसा कुछ दिया और बोला गया है a0 क्या है आपको पता है, बोहर रेडियस, राइट। इफ रेडियल नोड क्या होता है, जहां जाई भी 0, जाई स्क्वायर भी 0 और वो 2 पाई r स्क्वायर भी 0,
इफ रेडियल नोड इन 2s इज एट r0, रेडियल नोड जहां मिलता है, और आप चाहो तो 2s का ग्राफ इमेजिन भी कर सकते हो, 2s ऊपर से शुरू हो रहा था थोड़ा सा और लाइक दिस, और वैसे देखोगे तो पीक 2s की मतलब दूसरी पीक बड़ी, पहली पीक छोटी, जो मैंने डेंसिटी वाला कराया, प्रोबेबिलिटी वाला कराया। तो अब इमेजिन करना है, मैं स्लाइड नहीं दिखा रही क्योंकि अब मेरे को इमेजिनेशन पे काम कराना है। अगर वो डिस्टेंस 2s में जहां नोड मिला वो है r0, देन r0 विल बी इक्वल टू, 4 ऑप्शन है जिसमें r0 और a0 की रिलेशन मांगी है बेसिकली। आप क्वेश्चन देखोगे तो 4 ऑप्शन है, r0 विल बी इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ a0 मांगा हुआ है r0, यानी r0 मेरे को a0 की टर्म्स में मांगा हुआ है। अब जैसे मैं इतनी बड़ी इक्वेशन देखती हूँ, या तो मैं क्वेश्चन छोड़ने की सोचूंगी, मेरे बस का नहीं, कभी कराया ही नहीं, किस थ्योरी के नोट्स में पढ़ लो, ऐसी कोई इक्वेशन मैंने दी हो नहीं। लेकिन ये क्लास, ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए जिसका दिमाग खुला हुआ हो, बिकॉज रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं मिलते, जेई और नीट में देखे हुए क्वेश्चन नहीं मिलते। पेपर लीक हो जाए तो बात अलग है, फिर तो सारे ही तुम्हें देखे हुए मिलेंगे, 45 के 45 क्वेश्चन, लेकिन अदरवाइज यू कांट सी देखे हुए क्वेश्चन। सो उस वक्त मुझे ये सोचना है क्या मांगा गया, रेडियल नोड। बच्चों रेडियल नोड का मतलब क्या, दिस इज जीरो। अब जब इक्वेशन का LHS जीरो है तो RHS भी जीरो होगा और वाइस वर्सा, यानी ये सब कुछ जीरो है, एब्सोल्युटली। तो जहां पर R और A0 की रिलेशन का चांस है वो सेक्शन उठा लेती हूं। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो एवरीवन। जहां पर नोड है वहां के रेडियस को क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्या लो, मैं नोड की बात कर रही हूं, रेडियल नोड की। जहां जीरो नहीं है, सपोज पॉइंट समथिंग है, वहां तो इक्वेशन मैथ्स आपको सॉल्व करना सिखाएगा, फिजिक्स आपको सॉल्व करना सिखाएगा। लेकिन जहां जीरो है वहां तो मुझे पता है ये सेक्शन भी जीरो होगा, तो कैन आई राइट दिस, R0 और A0 की रिलेशन आ गई। क्या था, कुछ नहीं, सिर्फ उस वक्त मुझे इतनी अकल लगानी थी कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में क्वेश्चन आया, केमिस्ट्री में बताया गया xi ऑन नोड इज जीरो, दिस साइड इज जीरो, दिस कंप्लीट साइड इज जीरो। इफ दिस कंप्लीट साइड इज जीरो, जिस टर्म में मांगा उस फ्रैक्शन को उठा लो, उसको जीरो करके आप इक्वेट करके आंसर दे सकते हो, और सामने मैच करेगा आंसर। तो ये एक क्वेश्चन जिसको देख के आपको डर लगेगा या डाउट्स आएंगे, ये यस, तभी तो अगर तुम्हें वो याद रहा, व्हाट एल्स आई वांट, एक बड़ा लंबा चौड़ा सा मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आ जाए और उसका आंसर आपको पहले ही पता हो, तो आप सारों से आगे आ गए कम से कम 8-10 स्टेप। काश किसी को पहले ही वो बात पता हो जो मैं बता के आई हूं कहीं पर, जिस स्लाइड पे आपने मेरा सबसे ज्यादा टाइम लिया, वर्थ हुआ वो टाइम लेना। अगर एक बच्चे ने भी उसको ले लिया तो मेरा गिल्ट खत्म, वरना मैं इसी गिल्ट में रहती हूँ। 3-4 बच्चों को से एक स्लाइड पे 15 मिनट लग गए मेरे, मुझे टाइम पे सिलेबस करना है, रिवाइज कराना है, बहुत सारे टेस्ट लेने, दिमाग में यही चलता रहता है, आज का टारगेट मीट करना है। नाउ इट इज वर्थ, क्योंकि मैंने तेज ने ये बात ऑब्जर्व कर दी, वर्थ टेकिंग दैट टाइम। किसी और के दिमाग में नहीं आई तो बता दो, इसे कहते हैं दिमाग खुलना। तो एक्स्ट्रा एज की क्लास तो कभी छोड़ना नहीं। एक्स्ट्रा एज की क्लास में तुम्हारा सारा पिछला एकदम सर्कुलेट होगा, हर चीज का टफ कुछ कुछ उठा के लाऊंगी। तो वंडरफुल रिस्पॉन्स, वो तो वैसे ही याद था, मेरी कोशिश तो थी वैसे ही याद रहे बच्चों को। अब नहीं रहा किसी को याद, तो मेरे पास इस क्वेश्चन को डील करने का तरीका है, और किसी को पुरानी इंफॉर्मेशन याद है वो 10 सेकंड में कर लेगा, और जिसको उसी वक्त करना पड़ा वो 2 मिनट लगाएगा, 1.5 लगाएगा, छोड़ देगा, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, टाइम लगाने के बाद भी उसको रिस्क रहेगा मेरा -1 ना हो जाए। दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है, तुम लोग आंसर दोगे। अब 2 मैंने अप्रोच दी, घुसना सिखाया। ऐसा कौन सा ऑर्बिटल है मोक्ष जिसमें सिर्फ तुमने बहुत देर मुंह बंद रखा है, तो तुम्हें मौका दे रही हूं। पॉजिटिव वैल्यू होती है वेव फंक्शन की एट ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। हो जाएगा तो आंसर क्या होगा इसका, 1s ओनली। कोई ना, तुमने तो पूरी चेन चला दी, 1s, ये वो, क्या बात भाई, बिल्कुल नहीं। अब 1-2 चीज करा के फिर एक गलती का मौका दूंगी, गलती से ही सीखना है। ये वाले क्वेश्चन तो गलती कराने के लिए, रेदर आई एम इन्फ्लुएंसिंग यू टू डू मिस्टेक। मैं देखती हूँ मेरा इन्फ्लुएंस कब तक चलता है। आइडेंटिफाई ऑर्बिटल, 4s करेक्ट है। अगर मैं कहूं ये मल्टीपल करेक्ट है तो, एक से ज्यादा आंसर है तो, एक से जब ज्यादा आंसर होते हैं वो जेई एडवांस का क्वेश्चन होता है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग -2 होती है, -1 नहीं। मल्टीपल करेक्ट और खतरनाक चीज होती है। प्रभव
नित्या, हिया, नहीं कनव, ना, मोक्ष, जब कहा सब सिर्फ तुमको कहा। ठीक है, चलेगी तो मेरी, बड़ी तो मैं हूं, ठीक है। हाँ जी बालको। 4s तो दे दिया, इफ इट इज मोर देन वन करेक्ट। 4s तो दे दिया, क्या इनमें से कोई, क्यों 5p के रेडियल नोड्स गिनो यार, n-l-1 कितने होते हैं? मैंने आपको ग्राफ सिर्फ 1s 2s 3s का दिया, और तब मैंने कहा था जितने भी ग्राफ हैं सब सेम होंगे। 1s 2s 2p 3d 5s 5p 6d सबके एक सेकेंड बीच में नहीं भाई, सबके ग्राफ, अभी आ रही हूं, सबके ग्राफ सेम होंगे। मैंने इस स्लाइड पे बोला था कि मैं ला रही हूं अभी, हर एक के ग्राफ सेम होंगे, बस पहाड़ बदलते जाएंगे। ये पहाड़ी तो है, ठीक है। अब मनतेज कुछ कह रहे थे शायद। चार ऑप्शन है सर, ABCD, इसमें से चूज करना है। तुम्हें किताब नहीं लिखनी, बताओ 4s के अलावा इनमें से कोई हो सकता है? एक ही चीज मैच करोगे, रेडियल नोड्स, बस। किस किस, क्योंकि ये ग्राफ तुमको और मुझे क्लास 11वीं में और बता क्या रहा है, तुम कुछ और बताने लायक हो। तुमने 4 सवाल पूछे, चारों के जवाब नहीं थे मेरे पास। हर एक में मैंने क्या कहा, मेरा सब्जेक्ट डील नहीं कर रहा। मेरा सब्जेक्ट क्या डील कर रहा है? नोड्स की गिनती। तो यार नोड्स की गिनती के हिसाब से बताओ ना। नोड्स जिसमें आ गए, क्यों मेरे को ऊंचाई नीचाई पीक की पहाड़ देखने, मेरे को सिर्फ रेडियल नोड्स देखने। मेरा सब्जेक्ट नोड पे काम कर रहा है। 3 आंसर थे इसके, ये हैं मल्टीपल करेक्ट, सिर्फ जेई एडवांस में आते हैं। अब जेई मेंस वालों ने क्या काम कर रखा है, हम एडवांस से कम नहीं है, हम भी देंगे। तो वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं, फिर 4 ऑप्शन, और आपको मिलेगा अगली क्लास में 4 ऑप्शन जो हैं ABCD, उसके फिर 4 ऑप्शन अलग बना देते हैं, A एंड B, B एंड C, ABD और ABC। अब चूज करो। तो मल्टीपल करेक्ट को फिर ये चालाकी हम भी कर लेते हैं कि मल्टीपल करेक्ट ऐसे नहीं तो ऐसे, कान घुमा के पकड़ना है, पकड़ लेंगे आपका। लाओ दोनों फ्रंट, चारों फ्रंट पे बैठे हुए बच्चे, नो कमेंट्स, अपना आंसर दो। मतलब एक बच्चे का तो आंसर है ये भी है और ये भी है। अगर मल्टीपल करेक्ट में 3 आंसर हैं और तुमने सिर्फ 2 टिक किए, पार्शियल मार्किंग होगी, 4 में से 2 नंबर मिलेंगे। 3 करेक्ट है, तीनों दिए, तब 4 में से 4 मिलेंगे। तो 2 नंबर दूं कि 4? अच्छा, कोई और नहीं है? एटलीस्ट 1 एंगुलर नोड, एस की ज्योमेट्री में तो एंगुलर नोड होता ही नहीं है, राइट? तो करेक्ट आंसर। तो ठीक है, जब आपने बता ही दिया तो मेरे को इसका सोल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है। आई होप ये सारे एनएवएसटी के क्वेश्चंस हैं, ये मैं लेवल 3 से लाई हूं। एनएवएसटी का कराओ, मैच मैट्रिक्स आइडेंटिफाई, ये कर लिया, तुम्हारा सब हो गया। अच्छा, मैंने ABCD भी लिखने का कष्ट नहीं किया है ना। तुम यहां बता दो 3s का कौन सा, 3p का कौन सा, 3D का मैं बता दूंगी। ये थोड़ा सा टेढ़ा सा जो अजीब सा है, तुम्हें अभी तक दिखाया नहीं, इसके ग्राफ मैंने भी दिखाए नहीं, इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू दिखाने। तो 3D का ना थोड़ी सी दूर आती है पीक, तो 3D थोड़ा अटपटा है, वो मैंने आपको दिखा दिया। बाकी 3s का कौन सा, सेकंड, सारी क्लास में पलट के ना देखूं, ओके। 3p का कौन सा, थर्ड, 1 नोड, 0 नोड। 2p का कौन सा, फिर मैच कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो एनसीईआरटी वाले बच्चे नहीं कर सकते। dz² dx² माइनस y², ये था, और ये तीनों कुछ ऐसे थे, और मैंने कहा था एक्सिस बदल लेना। ये xy, ऐसे एक्सिस के नाम बदलोगे। ये 5 शेप याद है सबको। अब समस्या थी लास्ट क्लास में, वो नोडल प्लेन ढंग से नहीं बताया था मैंने, एक आदमी बता के चल पड़ी थी। उस पे मेरे को कंपटीशन में बहुत गंदा मैच मैट्रिक्स मिलेगा। एनएवएसटी लेवल 3 या लेवल 4 में जाइएगा, वहां मिलेंगे। तो मैं उसके लायक आपको बना रही हूं। ऑल डी ऑर्बिटल्स हैव 2 नोडल प्लेन्स, और इनको क्या बोलते हैं, कौन से नोड, एंगुलर नोड। दूसरा नाम नोडल प्लेन्स।
सारे d ऑर्बिटल्स के दो नोडल प्लेन हैं सिवाय dz² के। सॉरी, dz² में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट सर, वेट, नहीं तो मैं लास्ट क्लास में करा देती। dz² के अलावा सभी के अंदर कितने नोडल प्लेन्स हैं? दो। dz² में कोई नोडल प्लेन नहीं है, 0 नोडल प्लेन्स हैं, राइट? अभी बात करेंगे आगे क्या है, लेकिन पहले मेरे को दो नोडल प्लेन पहचानने आने चाहिए। दबा के एनएवएसटी के लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में, चाहे वो स्टेटमेंट्स हो, मैं लेके आई हूं आगे क्वेश्चन, इस पे है क्वेश्चन। ये लेवल 1 में आएगा ही नहीं, ये लेवल 2, लेवल 3 में आएगा, यानी टफ क्वेश्चंस। अब आप इमेजिन करो ये क्या है, दिख रहा है आपको क्या है? dxy बनाया है, x और y एक्सिस के बीच में, इसलिए dxy, और z एक्सिस समझ लो बोर्ड से यूं निकल रही है और पीछे जा रही है, ठीक है? z एक्सिस ये है, इसके दो नोडल प्लेन कौन से होंगे? आपको दिख रहा है z एक्सिस में तो लोब्स है ही नहीं। मैंने उस दिन भी आपको बताने की कोशिश की थी, ये एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, चौथा लोब, ये है z एक्सिस। इसमें तो 0 है प्रोबेबिलिटी, बट अब मेरे को प्लेन की बात करनी है, नोडल प्लेन। तो इस प्लेन में, इस प्लेन में या इस प्लेन में, 3 प्लेन हुए, दिस, दिस और दिस, 3 प्लेन हुए मेरे पास। मैंने थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करी है, ये वाला प्लेन जो बीच में से जा रहा है, इस प्लेन में प्रोबेबिलिटी इज 0, तो आई कैन से दिस एज नोडल प्लेन। तो दो नोडल प्लेन कौन से होंगे? इसमें कौन सी एक्सिस गायब है? z, xz और yz, ये दो क्या होंगे? इसके नोडल प्लेन्स। ऐसे ही अगर मेरे को xy की जगह yz लिखा मिलेगा तो दो नोडल प्लेन आइडेंटिफाई कर लेगी मेरी क्लास। यहां तक नोडल प्लेन समझ आया, और हर d ऑर्बिटल में नोडल प्लेन दो क्यों है? क्योंकि इट इज गिवन बाय l, तो दो तो होंगे। dz² की कहानी क्या है? ये बन गया सबके पास? बनना चाहिए, ये तो मेरे लिए थोड़ा कीमती है बच्चों, बनाओ। के पास आगे चल सकती हूँ, चल। dx² माइनस y² के दो नोडल प्लेन कहाँ हैं? प्लीज नोट दिस। x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से 45 डिग्री टिल्ट करने पर, 45 डिग्री पहुंचने पर मेरे को दो नोडल प्लेन्स मिलते हैं, xz yz। x एक्सिस से 45 डिग्री, y एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे आई रिसीव 1 नोडल प्लेन ईच। अब dz² सबको दिख रहा है, वो जो डोनट वो पूरे वॉल्यूम में है 3D, तीनों एक्सिस के अंदर वो तुम्हारा छल्ला बना हुआ है। ना तुम नोडल प्लेन में x डाल सकते हो, ना y डाल सकते हो, ना z, क्योंकि नोडल प्लेन क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज 0। अब इस रिंग ने वो काम तो तुम्हारा खराब कर दिया। ये बात मैंने लिखी है, रिंग इज इन xy प्लेन। अगर मैं यू भी मान लू, ठीक है z है इसमें, लेकिन मैं कह लू एटलीस्ट रिंग दो प्लेन में तो है ही। z किस में आ गया? z में क्या आ गया? लोब्स, तीनों एक्सिस खा गया ये। तो तीनों एक्सिस में dz² में प्रोबेबिलिटी मिली, इसीलिए नोडल प्लेन तो भूल जाइए। लेकिन ये डिटेल आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, सीधे किसी लेवल में क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आप थोड़ी देर पेन छोड़िए, ये कंपटीशन मत करना कि मैं भी ऐसा ही बनाऊं, मैं बड़ी देर लगाइए, पहले सुन लीजिए, उस पर हल्का फुल्का बना लीजिएगा। अब अगर आप देखिए, मैंने एक एक चीज लेबल करने की कोशिश की है। रिंग अगर मैं इमेजिन करूं xy प्लेन में थी, तो xy प्लेन में नोड नहीं मिल सकता, और लोब्स किस में है? z में, तो नोडल प्लेन की बात तो खत्म। फिर नोडल कोन्स क्या होते हैं? अब आप ये सोचिए, नोडल कोन्स मतलब क्या है? नोड क्या है? ऐसा वॉल्यूम जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इज 0। यहां सेंटर से कोन बनता है, बहुत चौड़ा, ये कोन बनाने की कोशिश की है मैंने। इसके अंदर ये लोब है, इसके अलावा जितना भी वॉल्यूम है, जितनी भी जगह है, यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। सिमिलरली यहां भी एक कोन ऐसा बना, दिस, कि एक इतने बड़े कोन में बीच में समझ लीजिए आइसक्रीम रखी है, बाकी जगह तो खाली है, राइट? वो जो आप आइसक्रीम खाते हैं, वो नीचे का कोन तो खाली होता, ऊपर ही स्कूप भरे होते, ये वो कोन है। तो खिलाने पिलाने से सिखाते हैं हम, डोनट कोन, ठीक है, हमें नहीं बताया गया ऐसे। ये जो दो हैं, दीज आर नोडल कोन्स। हमें कैसे पता लगा? सॉरी, शॉर्टिंग कर,
गो एंड मीट हिम। मतलब मैं नहीं बता सकती ये शेप ऐसी ही क्यों आई, एक एक पॉइंट पे उनका कैलकुलेशन बताता है जीरो कहां मिला। तो ये दो नोडल कोन्स हैं, नाउ यू कैन ड्रॉ, और मेरा प्रोबेबिलिटी और ग्राफ्स वाला हिस्सा खत्म। बट वो एक्सिस तो कवर कर ली ना उसने, जेड एक्सिस में सिर्फ इतना ही जगह कवर हुई ना बेटा, तो कौन डिफाइंड यही तो मिले, ठीक है। इसीलिए दो ही कौन मिले बस, दो से ऊपर नहीं। एक क्वेश्चन पूछती हूं इसी पे, ये भी यूनिवर्सिटी के लेवल 3 का लिया है शायद। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दूंगी, दोनों करेक्ट हैं, एक करेक्ट है एक इनकरेक्ट है, एज वेल एज सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ये पूछा जाता है। तो ऑर्बिटल हैविंग एक्स जेड प्लेन एज नोड कैन बी दिस, चेक। पहले तो इस स्टेटमेंट को सोचने में भी टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा एज से। डी एक्स वाई के दो नोडल प्लेन होते हैं, एक्स जेड वाई जेड। यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आधी सांस तो आ गई मेरे को। स्टेटमेंट 2 क्या कहती है, अब वो सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दोबारा लिख दिया जो तुम्हें पीछे से कराया, तो आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए। स्टेटमेंट 2, 3D XY हैज जीरो रेडियल नोड। क्यों जल्दी है, फटाफट दिमाग में n माइनस एल माइनस 1 क्यों नहीं सोचना। n में से क्या गया, l 2 होता है इसके लिए, और फिर 1, तो क्या बचा, 0। यस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसका रीजन तो नहीं है। तो माय आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नॉट, बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो एन अवस्थी का लेवल 3 का एक ही मुझे पसंद आया, बाकी तो तुम लोग कर लोगे, जो मुझे लगे तुम नहीं कर पाओगे मैंने वो उठाए। फिर ये एन अवस्थी के शायद लेवल 4 में मिलेगा या 2 में मिलेगा, 2 में तो नहीं, इंटीजर टाइप। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के बैच में सेम क्वेश्चन, सेम डे, सेम स्लाइड, पूरी क्लास ने गलत किया था, पूरी क्लास ने। स्टिल आई वांट यू पीपल टू हैव योर टेक। जल्दबाजी नहीं, ये एडवांस का क्वेश्चन है जिसमें आप 5 मिनट भी लगा सकते हैं। हाँ, गिवन ग्राफ क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने। ग्राफ थोड़ा ऐसे दिखाना चाह रही हूँ, दिख ना जाए बस। लो, इस ग्राफ से एक ही इंफॉर्मेशन आती है, 2 रेडियल नोड्स। आगे तुम सोचो, क्वेश्चन तुम्हारे पास है। सबशेल और ऑल, जिसके नीचे येलो लाइन है, दे आर कीवर्ड्स। ओजस, आंसर। यही तो क्वेश्चन है, तुम लोग 1 सेकंड में उड़ा दोगे अगर तुमने इंग्लिश की हिंदी कर दी तो। यही तो सवाल है, इसी पे गलत हो रहे हैं दोनों। इन्होंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, आंसर की जल्दी थी। सही पकड़े हो, आज क्या खा के हो पता नहीं। आंसर दो। ऑल पे अंडरलाइन किया है, सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, दिस इज हिंट। अदरवाइज तो कुछ था ही नहीं इसमें। बच्चों 4p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 4p x में भी 2 रेडियल नोड, 4p y में भी 2 रेडियल नोड, 4p z में भी 2 रेडियल नोड। दिस इज द की। अच्छा, ये जो आया, अरे यार तुम ज्यादा नहीं पहुंच गए, 28, वहां बेचारे 6 पे पहुंचे, तुम 28। चल ग्राफ ओके, 17 वाला थोड़ा सा आजू बाजू में आओ जरा, नेगोशिएट। 18, 18। पहले तो बताओ 2 रेडियल नोड किस किस के होते हैं, 3s, 4p, 5d। 6f में n प्लस l की। फिर तुम्हारा 18 किससे आया हीरो, तो फिर तुमने क्यों बोला 6f? क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। मैं तो इस क्वेश्चन नहीं, मैं तो इस क्वेश्चन की बात कर रही हूं ना यार सर। क्वेश्चन में तुमने बोला क्यों, गलत बोला ना, वहीं पे गलती हो गई ना। मेरे को जब इस क्वेश्चन की बात कर रही हूं तो इसी पे रहने दो ना बच्चे। हाँ जी, n प्लस एल 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसे कितने ऑर्बिटल्स हैं जिनमें आपको 2 रेडियल नोड्स मिलते हैं? ये अपने आप में एक सवाल है, ये तो उसके आगे का है। n प्लस एल 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 3s में 2 रेडियल नोड्स, 4p में 2 रेडियल नोड्स, 5d में 6f में एक समस्या आ गई। 6 + 3 8 हो गया, मेरे को 8 पे जाना अलाउड नहीं।
ये 3 ही ऑर्बिटल्स बचे। चलो सॉरी, ये 3 सबशेल। इसमें कितने ऑर्बिटल? 1। इसमें कितने? 3। इसमें कितने? हर एक में अब 2 रेडियल नोड्स तो हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल्स? 1। इसमें कितने? 3। इसमें कितने? चलो कुल मिला के कितने हुए? 18 क्यों हुए? ऑर्बिटल कितने हुए? 5, 3 और 1 9। अब आपने ऑर्बिटल्स तो 9 गिन लिए, इसमें 18 क्या चीज पूछी थी? टोटल नंबर ऑफ नोड्स। हर एक में कितने कितने रेडियल नोड्स? 2-2। 9 में 2-2 रेडियल नोड्स हुए तो कुल मिला के आंसर क्या हुआ? 18। ये एक क्वेश्चन 4 के बराबर है। हम पे तो पहला में भी हम अटक सकते हैं अगर जल्दबाजी में किया। इस क्वेश्चन को करते वक्त लगता है मैंने ठीक ही टाइम इन्वेस्ट किया, आपने ठीक ही टाइम लगाया सबशेल और ऑर्बिटल का फर्क समझने में। क्वांटम नंबर वाली क्लास में मैंने कहा था शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल। इसका यूज कहां आना है? ये आ गया। एक क्वेश्चन में पूरा लेटेस्ट मॉडल उड़ा दिया। पूरा लेटेस्ट मॉडल आपका एक इकलौते क्वेश्चन ने पकड़ लिया। जिसको ये आ गया उसको लेटेस्ट मॉडल में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अंडरस्टूड द अप्रोच? चलो, तो आप भी पिछले बैच की तरह हो जी। ये याद है सबको? नोट मत करना, याद है? आगे क्वेश्चन 1-2 इस पे लाऊंगी। आगे ले लो। रेडियल नोड्स, नोड्स, टोटल नोड्स, एवरीथिंग, ये क्वांटम नंबर्स और वो सब कुछ। चलो, मतलब स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम। अब अगेन ये इजी क्वेश्चंस में, ये स्कूल में भी आ सकता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ डी ऑर्बिटल इज दिस। क्या किसी किसी नहीं, डी ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एल की वैल्यू क्या है? 2। ये तो आप करके ही आए, एच कट कर देते हैं। h/2 पाई को अक्सर एच कट भी लिखा जाता है। ये आपके पास था। एंगुलर मोमेंटम इन एन ऑर्बिटल इज ऑर्बिट, बोहर। ये वो वाला पॉस्टुलेट जो बिना किसी एजम्पशन के बोहर ने दे दिया था, छठा पॉस्टुलेट। करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने सिर्फ कुछ चीज़ों को वापस उठाया कि मेरा एक काम पेंडिंग था, अभी तक इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नहीं दिया। बोहर की लिमिटेशन में था ये। लेटेस्ट मॉडल में कुछ इसका हुआ नहीं हुआ उस बारे में बात करेंगे, बट ये क्वेश्चन मेरा इरादा नहीं था लेने का, बट जो आ रहा है यूनिवर्सिटी से ये डाउट पूछ रहा है। 157 या 156 इसके आसपास है ये क्वेश्चन, 150 के आसपास मिलेगा। जो आ रहा है ये पूछ रहा है क्योंकि क्लास में इस तरह से डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन हुआ भी है, इस तरह से नहीं हुआ। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है? हर वो ऑर्बिटल, वो घर घेरा वाली बात मेरे लिए वैसे थी क्लास में बात करने की, बट किताबी भाषा क्या कहती है? हर वो ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सेम हो उनको डीजेनरेट कहते हैं। और एनर्जी का रूल दिया था आफ्बाउ और बोहरबरी ने, तो वहां से मैंने पकड़ लिया जिनका एन और एल सेम हो। लेकिन बेसिक डेफिनेशन क्या थी? जिनकी एनर्जी सेम हो। जब आप हाइड्रोजन का मॉडल पढ़ते हैं, और आपको याद होगा मैंने करवाया है, जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगी मैं आपको बोलूंगी बोलो। अब ये आसान काम मेरे को करने दो, अब डिफिकल्ट तुम्हारा। क्या ये सबको पता है? अब मैं बोलूं हाइड्रोजन में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसकी डीजेनरेसी दो। कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं? 4, दोनों इक्वल है। हाइड्रोजन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी कितनी होगी? 4। वहां 1s और 2p एनर्जी सेम। हाइड्रोजन में ऐसे 4 डब्बे बने आए तो दिक्कत मत लेना है ही। ऐसे ही सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी चेक, थर्ड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी ओनली इन हाइड्रोजन। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का जवाब दो। इंटीजर टाइप है यूनिवर्सिटी में, नहीं सॉरी 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नॉट इंटीजर टाइप। ये लेवल 1 में इरादा नहीं था, बट बच्चों ने 2-3 बच्चों ने आके डाउट पूछा, ये बताओ, आई एम टेकिंग इट 4। जैसे ही आपने ये पढ़ा हुआ था, लेकिन इसको ऐसे पूछते हैं। दिस इज ब्यूटी ऑफ बुक यूनिवर्सिटी।
सब कुछ पढ़ा होने के बावजूद भी क्वेश्चन क्यों गलत होंगे अगर आपने ये बुक नहीं करी? इससे बढ़िया बुक नहीं ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि शॉर्डिंगर ने स्पिन नहीं दिया था ना, शॉर्डिंगर ने सिर्फ 3 क्वांटम नंबर दिए थे। इनका मुद्दा सारा मॉडर्न उस पे है, मॉडलिंग पे। स्पिन तो तुम्हें पता है शॉर्डिंगर का है ही नहीं। चलो फिर ये मैंने लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है नोट्स में, बट मैं इसको स्पून फीड करके दिखाना नहीं चाह रही थी, मैं पढ़ा के सीधे पूछना चाह रही थी। चलो ये तो था पढ़ाया, ये कोई मैंने पूछा थोड़ी, ये तो पकी पकाई खीर दे दी तुमने। आंसर चलो ये भी हो गया, पढ़ाया था, होना ही था, तो मैंने अच्छा पढ़ाया। अब तुमने अच्छा पढ़ा के नहीं पढ़ा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन नेगेटिव हैज डीजेनरेसी। क्यों नहीं हो सकता? इन्फिनिटी तक ऑर्बिट पड़े हैं यार, क्यों नहीं एक्साइट होगा? तुम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, नहीं जाएगा अनदर लेवल, हर हालत में जाएगा। 4 कनव का 4 और मोक्ष का 1। कोई और आंसर? 3 कहां से आ रहा है? 3 आपसे, आपसे मेरे पढ़ाई का फायदा है इसका आंसर, अदरवाइज तो तुम्हें भी उंगली पकड़नी पड़ेगी। 0 तो देखो कतई ना होगी, इसलिए 0 वाला तो मुंह ही ना खोले। 9 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन एनी केस 9 तो नहीं बनता है, 2 होगा। अच्छा आंसर बदल रहा है एक बच्चा, 2 और 1 2। वी थिंक 8 कहां से आ रहा है? 8 कैसे, क्या लॉजिक? डीजेनरेसी का मतलब जानते हैं? सेम एनर्जी वाले कितने? हाइड्रोजन नेगेटिव मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ गया। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आते ही सबसे लो एनर्जी वाला 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, फिर से 1s, फिर 2s और ज्यादा एनर्जी वाला 2p। H नेगेटिव, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो यही होगी, अकेला 2s। इसकी डीजेनरेसी क्या है? मोक्ष वॉज राइट। हाँ हाँ मैं खुद ही बोल रही हूँ, मोक्ष वॉज राइट। ठीक है, तो क्या करते हो यार? तुम खुश हो, कॉलर ऊपर करो, रुको अभी बाकी क्लास दुख दुख मनाए और देखे। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये होगी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। पहले 1s, फिर धक्का देके कहां पहुंचा? 2s, और धक्का तुमने देने की कोशिश करी, कहां पहुंचेगा? 2p। वो बात अलग है, घर लौट के आएगा, लेकिन कहां तक पहुंच सकता है इसकी तो कोई लिमिट नहीं। एनर्जी भाई तुम पूरा निकाल सकते हो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइज कर दो तो निकालने को तो निकाल ही सकते हो, फोटोन ही तो देना है। अंडरस्टूड? 2 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे यूनिवर्सिटी में, तीनों ले आई। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है तो मैं कुछ अच्छा तो क्रिएट करूंगी। तुम जितनी मेहनत मेरे से कराओगे मैं उतना ही क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करूंगी उसको। जब मैंने मेहनत की है तो बच्चों को तो आना चाहिए। तो आई विल सी अगर इस पे मैं कुछ अच्छा क्वेश्चन डाल पाई तो। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक बात क्लास में उठी थी और मुझे ऐसा लगा 1-2 बच्चों के डाउट से कि शायद कुछ अनआंसर्ड रह गया, या कह लीजिए उसको मैंने टच नहीं किया। तो फिर से बता दूं, किया लेकिन बच्चों में कंफ्यूजन आ गया। यहां पर जो अनसर्टेनिटीज की वैल्यू होती है ना बच्चों, वो मिनिमम होती है। राइट? अनसर्टेनिटी कम से कम कितनी हो सकती है? उसका प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। ये कंफ्यूजन आज के बाद दोबारा मत रखना, शायद क्लास में कम्युनिकेट होने में कुछ गड़बड़ हुई, इसीलिए आई थॉट ऑफ टेलिंग यू अगेन। याद रहेगा सबको? चलिए अब एक शॉर्टकट जो मैंने पता नहीं कब से अपने पेट में बचा रखा है, और आपको पूरी डीपीपी के दौरान 1-2 बच्चों ने पूछा भी, मैंने कहा भी नहीं दूंगी, वो ये है। तो ये मेरी तरफ से आज का आई थिंक, चाहे स्लाइड्स कितनी भी हो लेकिन मेजरेस्ट टॉपिक तो ये है आज का। इसके बाद हो गया ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट से पहले ले लूंगी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह बित्ता सा है, छोटा सा है, वो भी करा रही हूँ, बट मैं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी। मेरी 4, 4:30 तक जितनी क्लास हो सकती है 5 मिनट पहले तक, उतने तक लूंगी। अगली क्लास में आप सबका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। जेई वालों का अलग पेपर होगा, 1 घंटे में 25 क्वेश्चन। नीट वालों का अलग होगा, 1 घंटे में 45 क्वेश्चन। और जो जेई नीट वाले नहीं है, अगर उन्होंने कोई देना होगा तो उनके लिए भी इन दोनों में से उनकी चॉइस का जो वो देना चाहे, नीट वाला जेई वाला, वो देंगे, लेकिन एक देना जरूरी होगा इफ यू पीपल वांट टू। सो डी ब्रॉगली में सबको याद है यही था।
कुछ खास नहीं कर रही, सारा कराया हुआ रिवाइज करा रही हूं, एक कैलकुलेशन बचाने के लिए शॉर्टकट दे रही हूं। देख लिया मैंने तुम्हारी कॉपी में कैलकुलेशन, लेकिन स्कूल पेपर में, स्कूल कॉपीज में, सब्जेक्टिव में ये नहीं कर सकते। रफ में करके सीधे आंसर दे सकते हो, ये ट्रिक दे रही हूं। अब क्या मैं जानती हूं काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। खैर स्कूल में इस लेवल का क्वेश्चन एक्सपेक्ट भी मत करना। हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से वेलोसिटी ये निकली थी और इस वेलोसिटी की जगह गई थी, सबको याद है ये फॉर्मूला। दिस वॉज के ई या ई, जूल्स में बात हो तो काइनेटिक एनर्जी या ई, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात हो तो इस ई की जगह क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्ट कितना दे रहे हो। 1 वोल्ट दे रहे हो तो 1 आएगा, 40 वोल्ट दे रहे हो तो इंटू 40 होगा, दैट डिपेंड्स। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को क्या मैं यहां पर ऐसे लिख दूं, चलेगा एवरीवन? एनर्जी की जगह ईवी लिखा है और तो कुछ नहीं। क्या मैं ये क्लास में पहले करा चुकी हूं? करा तो चुकी हूं, लेकिन मुझे नहीं पता आपने उसको कितना पकड़ा, इसीलिए दोबारा ले रही हूं। ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा ऑब्जेक्टिव में, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे को ये फॉर्मूला यूज करना है कि सबसे बड़ा डाउट मुझे ये मिला डाउट सेशंस में, वेयर टू यूज व्हाट। उसके लिए अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, इतने वोल्ट का पोटेंशियल एक इलेक्ट्रॉन को दिया, अगर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो 1 वोल्ट हो, चाहे 100 वोल्ट हो, चाहे 50 वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इज। अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह की भाषा है तो आपको यहां आना है। कैसे? अंडरस्टैंड। उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आप सबको बता दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स मल्टीप्लाइड बाय 1 वोल्ट, तो ये कितना आ गया? इतने जूल। अब इलेक्ट्रॉन के लिए जब भी क्वेश्चन में बात की हो वोल्ट की टर्म में, आपको इस फॉर्मूले को ईवी में कन्वर्ट करके यूज करना है। पहले तो ये समझिए ये फॉर्मूला में लाऊं कहां। अब जब ले आई तो इसकी कैलकुलेशन कैसे इजी हो। H कांस्टेंट है बच्चों, प्लैंक्स। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स्ड है, वोल्टेज जो होगी देखी जाएगी, तो क्वेश्चन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स्ड है। सब चीजों का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट जो भी कर आके मेरे पास आता है वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ 150। सारी कैलकुलेशन एक तरफ, वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, पूरे में भी दे सकती थी मैं, v माने वो हर क्वेश्चन में बदल सकता है। 2021 में आया, सॉरी सेम क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में भी मिलेगा। ये 2021 का क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 40 किलो वोल्ट, 40 वोल्ट नहीं 40 किलो, किलो माने 10 की पावर 3, इट्स वेवलेंथ इज x इंटू 10 की पावर -12, तो x की वैल्यू दो। अगर आप कन्वेंशनल मेथड से जाते तो ये थी, चेक, h की वैल्यू पुट करिए आपने, देन 2 MKE, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 किलो, और ये वोल्ट तो है ही, हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये सब निपटा के आपके पास आंसर आया ये, फिर इसको 6 किया, डेसिमल को इधर किया, सब कुछ करा के मेरे पास ये आंसर आया। और दूसरा तरीका, अब ये तो मुझे पता है कि मेरे पास आंसर क्या चाहिए था, मुझे लैम्डा ही चाहिए था, मेरे पास ये आंसर आया नहीं, ये नहीं आना चाहिए। निकालो कैलकुलेटर बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या आया, सॉरी निकालो कैलकुलेटर, क्लास करेगी ये, इसका आंसर दो। कुछ लोग तो हिल भी नहीं रहे हैं। बिना कैलकुलेटर की करें तो आई वुड लव टू। क्या? एक बार करो ना दोबारा, मुझे कुछ डाउट है इसमें, करो करो करो, आई एम डाउटिंग, इट्स नॉट 6, करो पूरा सॉल्व करके दो। ये 6 नहीं आएगा बच्चे, करो करो करो, फिर से करो। 6 कैसे आ रहा है? इतनी लंबी कैलकुलेशन कर ली तुम लोगों ने? मैंने इसको करने को कहा है, मैंने उस शॉर्टकट को करने को कहा होता तो फिर यार छुपा रखी है वो चीज मैंने उधर, वो थोड़ी कहा है मैंने, मुझे कुछ दिखाना है यहाँ पे। करिए, 6 ही आया, 6 मेरे को पता है 6 आना है, क्या आना है, आई नो दैट।
मुझे चाहिए कैलकुलेटर के इस्तेमाल से ये कैलकुलेशन बच्चे कर भी सकते हैं। कल को मान लो कुछ रिवोल्यूशन हो गया, आजकल जनजी सड़कों पे उतरे हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी बना के, जो मर्जी बना के कि एग्जाम में हमें कैलकुलेटर अलाउ करो। आ गया कैलकुलेटर, तुम्हारे हाथ चल पाएंगे वो देखना है। करो इसको कि कैलकुलेटर के बावजूद भी ये मेथड कितनी लंबी है, मुझे वो देखना है। या खुद की कैलकुलेशन पे किसी को ट्रस्ट होता है, आई वुड लव, घुसो तो सही, वरना याद नहीं रहती ये चीज। याद तभी रहती है जिसमें किसी ने दर्द दे रखा हो। ऑनलाइन वाले सारे बच्चे कैमरा ऑफ करके हैं, ट्रस्ट मी गाइज। नेक्स्ट टाइम तुम लोगों के पेरेंट्स ने परमिशन मांगी ना ऑनलाइन की, मैंने यही बात लिखनी है कि इनका कैमरा नहीं चलता। डोंट आस्क मी दिस ऑनलाइन थिंग। और अब एक चैप्टर हो गया, अब रिफंड तो देखो करना नहीं है, तब मेरे को किसी का डर नहीं है, अब नहीं मैं मानने वाली। हाँ जी सर, मैंने सब डाल रखा है। 40 किलो वोल्ट, किलो को भी कर दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी, मास भी, 2 भी, ये भी। लेमडा निकाल के दो क्या आया, ये मत देखना जो मैंने कर रखा है, मुझे वैसे चाहिए। (6.14 इंटू 10 की पावर -12 होगा। -12 होगा, इतना मैं बता दी। नहीं 6 पॉइंट दे रहे हो ना, -12 होगा। -12 है। चलो इस कैलकुलेशन को 1 2 3 4 ऐसे तो गिना है लोगों ने। तो ये कैलकुलेशन आप अपनी कॉपी में करते फेयर। और अगर ये कैलकुलेशन आपने देखा कैलकुलेटर में करने में भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, इतना बड़ा, पहले तो स्क्वायर रूट कैसे सोचे। और खुदा ना, अभी तो कैलकुलेटर यूज ही नहीं हुए, खुदा ना खास्ता ये फॉर्मूला तुम्हारे पास नहीं हुआ, अभी कौन सा कैलकुलेटर मिल रहा है, करना पड़ेगा। 4 नंबर, मेरा कॉलेज जिसने डिसाइड करना है, मेरा पैकेज जिसने डिसाइड करना है, मैं इग्नोर उस दिन को तो नहीं कर सकती। तो आपकी दिहाड़ी गई पूरी। दिहाड़ी मजदूर सुने, 800 रुपए पर डे पे काम करते हैं, दिहाड़ी शब्द वहां से है। तो तुम्हारी पूरी दिहाड़ी गई, 800 रुपए ना मिलते तुमको। ठीक है, इस कैलकुलेशन को बचाने के लिए आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूला मैं दे रही हूं। दिस इज योर शॉर्टकट फॉर्मूला। अब ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करोगे तो 6 6 6 जो तुम करे जा रहे थे आंसर सच में आ जाएगा। इसके अंदर तुम नहीं घुसोगे। और बहुत बच्चों की सब्जेक्टिव कॉपी मैंने देखी है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूं, इतना कैलकुलेशन पे पुअर कंट्रोल है बच्चों का, इतना पुअर फोकस आया है कि ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या लिखा है, उतारने में, कॉपी करने में गलत कर रहे हैं। उस सिचुएशन में ये फॉर्मूला तो आपके लिए संजीवनी बूटी है, जिंदा कर देगा मरे हुए को। ठीक है, सो ये किया तो आंसर आया दिस वर्सेस दिस, ऑलवेज चूज दिस। स्कूल में आए ये पुट कर आगे आंसर तो इससे ही निकालना, वैल्यूज पुट कर दो बट आंसर इसी से निकालना। दैट इज व्हाट आई सजेस्ट। ऐसे 4-5 क्वेश्चन लगातार आपको यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, सारे करेंगे तो फॉर्मूला याद होगा। तो जो फॉर्मूला की शीट बनाएंगे रिवाइज करने के लिए, उसमें अब ये फॉर्मूला ऐड कर दीजिएगा। एनीथिंग एल्स, यहाँ कोई डाउट? आगे चल लूं? तो ये डी ब्रॉगली का मैंने संभाल रखा था शॉर्टकट। डी ब्रॉगली का एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन, अगेन ये भी पास्ट ईयर है, 2020 से पहले की कम ही उठाए हैं मैंने, तो उसके बाद ही कभी आया है ये, अब मुझे याद नहीं कब आया है। क्वेश्चन पढ़िए, सुनिए और मेरे साथ करिए, आप खुद नहीं कर रहे क्योंकि आप रायता फैला दोगे। मैं जरा अप्रोच बताऊं ऐसे क्वेश्चंस की। अब प्रोटोन का मतलब शायद क्लास को अब पता हो, ये होता है, अब तो पता है, शुरू के 3-4 लेक्चर में यही सेटल किया था। प्रोटोन और लिथियम 3+, लिथियम पे चार्ज क्या है 3 पॉजिटिव, प्रोटोन पे चार्ज क्या है 1 पॉजिटिव। आप ये भी कह सकते हो प्रोटोन पे चार्ज है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इस पे क्या होगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। रेशो तो 1:3 आएगा। क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ बच्चों से, राइट? अब दोनों की दोनों चीजें आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल से दोनों को एक्सेलरेट किया, यानी कि दोनों का वोल्टेज सेम है। इफ लिथियम 3+ पॉजिटिव की डी ब्रॉगली वेवलेंथ और प्रोटोन यानी H+ की डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दोनों का रेशो x इंटू 10 की पावर -1 आया। व्हाट इज x? रेशो पूछा है, रेशो पूछना है तो दोनों के लिए पहले मैं फॉर्मूला पुट करके डिवाइड कर दूं और कॉमन चीजें काट दूं। तो अब देखिए लिथियम के लिए वही सब कुछ चेक, E की जगह QV या EV। E क्या होता है
चार्ज ऑन लिथियम 3+, वोल्टेज क्या होगी जो भी लगा रहे हैं, मास क्या होगा लिथियम 3+ न्यूक्लियस का। क्वेश्चन पढ़े तो इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं छोड़ा, और मास हमें पता है सारा न्यूक्लियस की वजह से होता है वैसे भी। अब आई नो यहां पर क्या क्या, इसी तरह से पहले प्रोटॉन का देख लेते हैं। प्रोटॉन में भी सब कुछ सेम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू वोल्टेज ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगी बच्चों, तो मुझे पता है पोटेंशियल तो सेम है, कट जाना है, मुझे पता है 2 और 2 सेम है, कट जाना है, H और H कट जाना है। दोनों को जब मैं डिवाइड करती हूं तो बचता क्या है, एक बार देख लो। ये चीज ऊपर गई हो, वो चीज नीचे आई, डिवाइड किया तो दिख रहा है सबको। अब इतना मेरे को बताने में टाइम लगेगा, आपको करने में नहीं लगेगा। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ लिथियम, प्रोटॉन के मास को और लिथियम के मास को, अगेन लिथियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर 3 है, 3, और ऊपर कितने प्रोटॉन है, तो लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन है। लेकिन क्वेश्चन में या वैसे आपको बताया जाएगा लिथियम का मास कितना होता है, 8.3। ये गिवन है क्वेश्चन में, ये हमने दिया है, आप नहीं पुट कर सकती है। आई एम गिविंग यू मास ऑफ लिथियम। अगर प्रोटॉन का मास 1 है तो लिथियम का मास 8.3 है। ठीक है, ये रिलेशन क्वेश्चन में दिया है, ये आपको अगले चैप्टर में ये बता देंगे। ये तो क्वेश्चन तब आएंगे ना सिलेबस पूरा हो जाएगा, अगले चैप्टर में यही है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के सबसे छोटे मास और चार्ज को 1 लेके चलेंगे, तो ये अब नेक्स्ट चैप्टर्स में यही आना है। सो इन दोनों का रेशो मिल गया, चार्ज इसका 3 गुना होगा, देख लो भाई, प्रोटॉन पे +1 चार्ज है और लिथियम पे +3 चार्ज है, तो इसकी वैल्यू E, तो इसकी 3E का मतलब जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ये दोनों तो थे ही सेम, काट दिया। अब मेरे पास क्या ही बचता है, ये क्वेश्चन मैंने कराया तो मेरा तैयार हुआ। मुझे इतना याद होगा कि अगले साल तो स्लाइड देखते ही मैंने छुपा देनी है, और मैंने बस अंदर तो पता ही होता आंसर क्या है। ये मेरे लिए हुआ, तुम्हारे लिए कब होगा ये, जब तुम घर जाके खुद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। लो जी, डेरिवेशन ऑफ बोहर्स पोस्टुलेट फ्रॉम डी ब्रॉगली। आपको याद है एक क्वेश्चन छुड़वा रखा है, इन फेज आउट फेज करके कुछ उसमें लिखा है किसी डीपीपी में। अब वो क्वेश्चन करने की बारी आ गई। बोहर का छठा पोस्टुलेट बिना किसी एजम्पशन, मतलब बिना किसी एक्सप्लेनेशन के है, लिमिटेशन में डाल रखा है, लेकिन आज तक सिलेबस से क्यों नहीं हटाया। अगर वो काम का नहीं था तो उसको सिलेबस से हटा देना चाहिए था। कम से कम ये कह देते कि ये पोस्टुलेट गलत है, ये भी नहीं कहा। हमने लिमिटेशन में क्या कहा, mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh/2 बाई, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिए बिना एक एजम्पशन हमको दे दी गई, तो ये हम बोहर का फेलियर मानते हैं। आपने एक्सप्लेन किया नहीं, ऐसे कैसे माने। हमने आज तक भी लिमिटेशन में ये नहीं बोला कि गलत था, मतलब गलत तो नहीं था, वरना बिंदास गलत बोलते हैं उसको। क्या था वो चेक करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एंड आई होप ये मेरी लास्ट ही डिस्कशन रहेगा, उसको टाइम अलाउ करेगा नहीं मेरे को, तो जरा इसको नोट करने से पहले सुनना, फिर नोट करने में मजा आएगा। आपको अब तक पूरे मॉडल में क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, जिसको आप लोग ढूंढ नहीं सकते, राइट, जिसको आप ढूंढ नहीं सकते, उसको ढूंढने का मैंने क्या तरीका उठाया, उसकी वेव ढूंढ लेती हूँ। तो अब मेरे लिए इलेक्ट्रॉन का डॉट तो मायना ही नहीं रखता, है ही नहीं, मैं देख ही नहीं सकती, व्हाई आई शुड ड्रॉ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट क्यों करे। तो जो उस इलेक्ट्रॉन की वेव है वो घूम रही है, अब मेरे लिए तो यही होना चाहिए, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। एम आई राइट? आप मेरा हाथ देख रहे हो, चले जा रहा है। अब जब इसको मैं ये सोचो, इलेक्ट्रॉन की वेव कभी मरती नहीं, ये बताया मैंने आपको, इट नेवर लीव द सोर्स, एज वेल एज इसका सिग्नल हमेशा सेम रहता है, ये कभी उसको छोड़ेगी नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई है। अगर ऐसा है, कभी वेव खत्म नहीं हो रही, छूट नहीं रही, आई एम सॉरी, डेड नहीं हो रही, उसका सिग्नल उतना ही स्ट्रांग है। आज भी श्रोडिंगर की कैलकुलेशन करूं और 50 साल पहले भी करूं तो सेम पॉइंट पे सेम प्रोबेबिलिटी आई। इसका मतलब क्या है बच्चों, वो जो इलेक्ट्रॉन की वेव चले जा रही थी वो कुछ इस तरह से चल रही थी कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि क्रस्ट के सामने ट्रफ आया हो। अगर घूमते घूमते क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिर गया होगा तो क्रस्ट विल कैंसिल ट्रफ, और थोड़ी देर बाद
ये और ये, पहले राउंड में मैंने ये बनाया, दूसरे राउंड में मैंने ये बनाया। तो अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट नहीं गिर रहा होगा, जो मैं आपको दोबारा दिखाती हूं, अगर क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ये एग्जैक्ट ऊपर ना गिर के धीरे धीरे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और 50-60 चक्कर तो छोड़ो, 15-20 चक्कर में वेव डेड। वेव कभी डेड ही नहीं होती। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे रिवॉल्व करता है कि जहां से शुरू हुआ, चेक, दिस इज वन वेव, क्रस्ट और ट्रफ मिला के एक वेव, फिर क्रस्ट और ट्रफ मिला के दूसरी वेव, फिर क्रस्ट और ट्रफ मिला के तीसरी, फिर क्रस्ट और ट्रफ मिला के चौथी वेव वहां खत्म हुई जहां पर पहली वेव शुरू हुई। एग्जैक्टली क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरा, ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरा, सारी जिंदगी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता है। इसको कहते हैं इन फेज। फेज में क्रस्ट विल फॉल ऑन क्रस्ट एंड ट्रफ विल फॉल ऑन ट्रफ, यानी कि लेमडा वेवलेंथ मस्ट बी मल्टीपल ऑफ सम नंबर टोटल। अगर आउट फेज होता तो समझ के देखिए, ये और ये एक दूसरे को काट रहे हैं, और थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि क्रस्ट ट्रफ एक दूसरे को कैंसिल करने लगेंगे। आउट फेज मतलब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट का ना गिरना, एग्जैक्टली इन फेज का ऑपोजिट। तो अगर आउट फेज होता ओवरलैप इलेक्ट्रॉन वेव का, तो थोड़ी देर बाद वेव का सिग्नल गायब था। नेचर का लॉ है, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिरेगा तो कैंसिल करेंगे, दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं। तो इसका मतलब क्या मैं डी ब्रॉगली के अंदर रहते हुए ये बात सोच के ये स्टेटमेंट कह सकती हूं? बच्चों देखो, चक्कर क्या है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, एक ऑर्बिट का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, जहां आर है रेडियस, उसमें कितने लेमडा रहे होंगे? n। अब मैं n, क्योंकि ऑर्बिट नंबर होता है और ये एक इंटीजर है, इसलिए इसको n डैश लगा दिया। आप इसको वो वाला n ना सोचे 1 2 3 4 बोहर का। तो n डैश इंटू लेमडा, व्हाट इज n डैश? एनी इंटीजर। हो सकता है 4 वेव लगे जैसे मैंने बताया, हो सकता है 3 लगे, 6 लगे, 8 लगे, 7 लगे, कितनी भी वेव लगे, बट इन फेज होंगी। क्या इस बात से एग्री करते हैं सब कि 2 पाई आर सरकमफ्रेंस पूरा करने में n डैश नंबर ऑफ लेमडा लगेंगे? एग्जैक्टली आधा कोई चीज हुई तो वो आउट फेज हो जाएगा। जितने क्रस्ट उतने ही ट्रफ, दैट इज फुल नंबर ऑफ वेवलेंथ। एवरीवन, मुझे कुछ एक्सप्रेशन से लग रहा हो गया मैम, बस सॉरी, एक्स्ट्रा एज सोचते साचते आए हो आप लोग, तो रहिए मेरे साथ। तो अगर ये सही है तो डी ब्रॉगली के लेमडा की वैल्यू यहां पुट करूं, देखो बच्चों, h/mv, इस लेमडा को यहां अगर मैं पुट करूं तो ये आ जाएगा। इस लेमडा को इधर पुट किया तो वो 2 पाई आर को मैंने यहां लिख दिया और इस चीज को उधर लिख दिया, n डैश h/mv। n डैश क्या है? कैन बी एनी इंटीजर, 1 2 3। हाँ, थोड़ा मैं मैथ्स में कमजोर हूं। यस, एनी पॉजिटिव इंटीजर, मुझे लगा गिनती कर लोगे आप, पॉजिटिव इंटीजर। अब mv इधर ले आऊं, 2 पाई नीचे ले आऊं, ये डी ब्रॉगली है, बोहर के बाद आया। डी ब्रॉगली के बेसिस पे लेटेस्ट मॉडल श्रोडिंगर ने दिया। सो व्हाट इज दिस? MVR की वैल्यू यही तो था छठा पॉस्टुलेट जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए बेचारे। छठा पॉस्टुलेट यही था, MVR इज, दिस इज एनी नंबर, दिस इज एनी नंबर। अगर बोहर के उस पॉस्टुलेट की बात करूं, h/2 पाई, यही तो था अकॉर्डिंग टू बोहर। बट बोहर के केस में फर्क क्या था? उन्होंने n क्या लिया था? ऑर्बिट नंबर। इसका मतलब n डैश और n बराबर है। n डैश क्या था? कितनी वेव जो लिख रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, ये स्कूल पेपर्स में भी आता है बट हर एक के बस का नहीं होता है। अगर तीसरा ऑर्बिट है बोहर के हिसाब से तो इसकी वैल्यू क्या होगी? और ऊपर जो मैं चला रही हूं उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3। दोनों n सेम निकल आए। बोहर ने कहा NH/2 पाई और इस डी ब्रॉगली ने कहा n डैश h/2 पाई, मतलब n और n डैश सेम है। इसका मतलब तीसरे ऑर्बिट में कितनी वेव एक चक्कर पूरा करेंगी? 3। चौथे में कितनी वेव एक चक्कर पूरा? 4। पूछना मत पहले में एक कैसे। एजम्पशन को देखा गया और यह बताया गया कि बोहर की एजम्पशन वाज नॉट वेग, ऐसे ही हवा में दी हुई नहीं थी। उनके पास कैलकुलेशन का प्रूफ नहीं था
बट ही गॉट द फीलिंग कि इसमें ये होगा, एंड उनके जाने के बाद डी ब्रॉगली ने बताया ही वॉज राइट कि MVR एंगुलर मोमेंटम इज एक्चुअली क्वांटाइज्ड, उसकी वैल्यू h/2 का मल्टीपल होगी, ये या ये या ये या ये। n डैश इज नथिंग बट इक्वल टू बोहर का ऑर्बिट नंबर। n डैश और n इसका मतलब सेम थे। n डैश मेरे एक्सप्लेनेशन में नंबर ऑफ वेव्स है और n मेरे एक्सप्लेनेशन में ऑर्बिट नंबर है। नोट करिए, इसको स्कूल पेपर में आता है 2 नंबर का, मॉडल स्कूल्स का फेवरेट क्वेश्चन पेपर है। ऑर्बिटल से नहीं रिलेट कर रही मैं जब डी ब्रॉगली के हेल्प से बोहर के छठे पोस्टुलेट को एक्सप्लेन कर रही हूं तो ऑर्बिट है। बोहर में जब मैं हूं तब ऑर्बिट है, ऑर्बिटल से कोई रिलेट नहीं कर रहा।